अनुच्छेद 56 में लिखने का राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है या पद ग्रहण करता है उससे 5 वर्ष तक, अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करेगा। पद ग्रहण से अगले 5 वर्ष, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। बहुत सारे कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही 5 साल नहीं होते। जब पद ग्रहण किया जाता है तब से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की बात की जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहिए तो किसे देगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र। ये भी आपके अनुच्छेद में लिख लीजिए, अनुच्छेद 56(1) के त्याग। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा में देगा। त्याग पत्र राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा में देगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की बात करनी थी जो कि पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, और त्याग पत्र की बात की जाए तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा में देगा। और राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करने पर उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ये बात 56(1) है। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने पर, अतिक्रमण का उल्लंघन, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने पर या अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और जब राष्ट्रपति चुनने के बाद जब तक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पद ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक ये पूर्व राष्ट्रपति ही कार्य करेगा। इसकी बात भी अनुच्छेद 56(1) में लिख रही थी। अनुच्छेद 56(1) इसमें लिखिए राष्ट्रपति जब तक अपना पद ग्रहण नहीं किया जाए, पद ग्रहण नहीं किया जाए तब तक पूर्व राष्ट्रपति ही कार्य करेगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 56 की बात करें तो कार्यकाल का उल्लेख है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो ये किसे देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा में देगा। और अनुच्छेद 56(1) में लिख रहे राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने पर उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और राष्ट्रपति जब तक अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पूरे राष्ट्रपति ही कार्य करेगा। यह बात अनुच्छेद 56(1) में लिख रही थी। अब हम अनुच्छेद 57 की बात करेंगे। पुनः निर्वाचन, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की बात की जाए, अनुच्छेद 57
अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है कई बार है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है और कई बार। और जैसे हम दूसरे देश की बात की जाए तो यूएसए, अमेरिका की बात की जाए तो यूएसए में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहाँ यूएसए में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि कितनी बार बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती जब तक वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे हमारे उदाहरण के लिए सबसे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे। कब रहे? एक बार तो 1952 में और एक 1957 में। 2 बार अनुच्छेद 57 बात करेंगे। पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है और कई बार। और यूएसए में 2 बार ही होता है। 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बाद वापस नहीं लड़ सकता है। और हमारे उदाहरण के लिए देखे जाए तो राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति हैं जो कि 1952 और 57 में राष्ट्रपति बने थे। ये बात आपका अनुच्छेद 58 से लिखी। 58 के अनुच्छेद की बात करें, 58 राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हो सकती है? राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं? 58 अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति क्या क्या योग्य बनने के लिए हो तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति की योग्यताएं की बात करें, योग्यताएं सबसे पहले हम देखते हैं योग्यता की बात करें तो योग्यता सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना अति आवश्यक, नागरिक हो। दूसरे देश का व्यक्ति आने पर उसे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारत की नागरिकता होनी आवश्यकता है, वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता तो राष्ट्रपति में यह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता की बात करें, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु की बात की जाए तो कितने? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष पार कर चुका हो, 35 वर्ष में एक दिन भी करता है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अति आवश्यक है और 35 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही राष्ट्रपति अपना चुनाव लड़ सकता है। यह दूसरी योग्यता। तीसरी योग्यता की बात करें और कैंडिडेट लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। देखो पहली योग्यता अगर भारत का नागरिक हो और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बात है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। और चौथी योग्यता इसमें होनी चाहिए राष्ट्रपति किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ पद पर ना हो, लाभ पद पर ना हो। आपको बताओगे लाभ पद क्या क्या होते हैं, क्या क्या रहते हैं, हम यहाँ से नोट में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वह भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और राष्ट्रपति किसी लाभ पद पर ना होना चाहिए। तो ये योग्यताएं तो भारत के 50% लोगों में होती हैं। तो इस कंडीशन में तो भारत के 50% लोग राष्ट्रपति की योग्यता, ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति के लिए हम आगे देखते हैं अनुमोदक और उत्पादक की बात भी करेंगे। पहले से तो देख लें लाभ कौन कौन से नहीं है। एक तो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल
प्रधानमंत्री सांसद विधायक केंद्र व राज्य के मंत्री ये लाभ नहीं है, लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक केंद्र व राज्य के सभी मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद जो सरकारी नौकरी होती है उसे जिससे सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है वो लाभ का पद कहलाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद और विधायक केंद्र व राज्य के मंत्री ये लाभ का पद नहीं है। अब इस कंडीशन में देखा जाए भारत नागरिक ये योग्यताएं तो भारत के 50% लोगों में होने के साथ साथ होती है, तो ये राष्ट्रपति के कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं। इसलिए सबसे पहले अनुमोदक और उत्पादक कितने होने चाहिए? अनुमोदक और उत्पादक तो होने चाहिए 50-50 अनुमोदक अवश्य होना चाहिए, अनुमोदक और उत्पादक अवश्य होना चाहिए 50-50। जब अनुमोदक का मतलब होता है कि सांसद या विधायक 4120 सांसद या 776 सांसद 4120 विधायक में से 100 सांसद या विधायक जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट में खड़ा हुआ है उसके पास 100 समर्थन होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाएगा। तो राष्ट्रपति को जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। जमानत राशि कितनी होती है? राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले जमानत राशि जमा की जाती है। जमानत राशि कितनी जमा की जाती है? तो 15,000। नहीं दोस्तों, 15,000। और ये कहाँ जमा होती है? ये जमा होती है आरबीआई में जमा होती है। जब राष्ट्रपति 1/6 वेद मतों का 1/6 वेद मत प्राप्त नहीं कर लेता है तब ये राशि जमानत राशि 15,000 रुपये आरबीआई द्वारा जब्त कर ली जाती है और यह सरकार के पास ही रहती है। जमानत राशि होती है 15,000 और अनुमोदक उत्पादक 50,000 होती है। 100 सांसद या विधायक जो कि राष्ट्रपति कैंडिडेट होता है उसके सहयोग में होने चाहिए, समर्थन में होने चाहिए। और जमानत राशि होती है 15,000 जो कि आरबीआई में जमा होती है। और नोट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक केंद्र व राज्य के मंत्री ये लाभ का पद नहीं है। और ये योग्यताएं भारत का नागरिक होना राष्ट्रपति आवश्यक है और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और राष्ट्रपति किसी लाभ पद करना होना चाहिए। यह संविधान अनुच्छेद 58 में लिख रखी है। अब हम अनुच्छेद 59 की बात करें। राष्ट्रपति की शर्तें कैसे होती है? राष्ट्रपति की शर्तें की बात की जाए। राष्ट्रपति की शर्तें या अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति की शर्तें क्या क्या होती हैं? राष्ट्रपति की शर्तें की बात की जाए तो सबसे पहली शर्त है जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक वह लोकसभा, विधानसभा का सदस्य नहीं बनेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए वह लोकसभा, ऐसे लिख लेते हैं संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। और दूसरी योग्यता की बात की जाए तो राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए वह किसी अन्य पद धारण नहीं कर सकता। वह किसी अन्य
पद धारण नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति होते हुए भी वह राज्यपाल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही रहेगा, पद पर धारण नहीं कर सकता। धारण नहीं कर सकता। और तीसरे दिन की बात की जाए तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। वेतन की बात की जाए तो राष्ट्रपति का वेतन का वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति का वेतन होता है तो 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख पर मंथ। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपये पर मंथ होता है। और राष्ट्रपति का वेतन किस नीति से दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को 3 नीतियाँ होती हैं जिसमें से राष्ट्रपति को किस नीति से दिया जाता है। तो संचित नीति से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। संचित नीति से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। और जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है तब तक उसके राष्ट्रपति के कार्य के वेतन में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। कमी तो कहीं बढ़ोतरी की जा सकती है या कम नहीं किया जाता। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए उसके वेतन में उसका वेतन कम नहीं किया जाएगा। ये बात भी आपके अनुच्छेद 59 में लिख रखी है, नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की शर्तें बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति की शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। और राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य पद की धारण नहीं कर सकता। यह भी आपके अनुच्छेद 59 में लिख रखी है। और राष्ट्रपति के वेतन की बात की जाए तो राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। तो राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख मिलता है, जो कि हर महीने मिलता है। और केंद्र की संचित नीति से दिया जाए। केंद्र की संचित नीति से दिया जाएगा। और राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए उसके वेतन में इसका वेतन कोई कमी नहीं की जाएगी। अब हम अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की जाए, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। अनुच्छेद 60 की बात की जाए तो शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज विदेश चला जाता है या किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज। कौन दिलाएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज। अनुच्छेद 60 शपथ और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज दिलाता है। इसकी अनुपस्थिति में जब किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो इस समय सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब हम बात करने वाले महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो महाभियोग प्रक्रिया की बात करें। महाभियोग प्रक्रिया किस सदन में लाई जाती है, ये इसका उल्लेख नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। जिस सदन में महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है उस सदन में 1/4 सदस्य मिलकर ही राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। 1/4 कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य संख्या मिलकर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। और किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है।
लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है उस सदन में 1/4 सदस्यीय संख्या मिलकर महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और उस प्रस्ताव पर चर्चा होने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद उस सदन में चर्चा होती है उस प्रस्ताव पर। और प्रस्ताव जब वोटर में वोट देते हैं उस प्रस्ताव पास हो जाता है तो 2/3 यानी 2/3 से वह प्रस्ताव पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति प्रस्ताव अगले सदन में जाता है। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए कुल सदस्यीय संख्या का, कुल सदस्यीय संख्या का 1/4 सदस्य मिलकर प्रस्ताव लाएंगे, और उस सदन में चर्चा होने से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। जब उस प्रस्ताव पर चर्चा होने के पश्चात जब 2/3 से वह प्रस्ताव पास हो जाता है तो वह अगले सदन में जाएगा। जिस सदन में चल रहा है, जैसे लोकसभा में चल रहा है, लोकसभा में वह पास हो जाएगा तो वह राज्यसभा में चला जाएगा। तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है, बहुमत से पास हो जाता है तो वह अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में जाने के बाद सबसे पहले वह सदन, जैसे लोकसभा में चल रहा है तो राज्यसभा में जाने से पहले राज्यसभा राष्ट्रपति को सूचना देगी कि राष्ट्रपति अपनी सफाई देने के लिए आइए। और जब राष्ट्रपति लोकसभा में चल रहा है तो राज्यसभा चाहे तो उस प्रस्ताव पर वापस चर्चा करा सकता है। और जब राष्ट्रपति राज्यसभा में वह चल रहा है तो उसमें भी 2/3 से बहुमत पास हो जाता है तो वह प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। जिस सदन अगले सदन में चर्चा हो, सबसे पहले राष्ट्रपति को सफाई देने के लिए सूचना करेगा, सफाई देने के लिए बुलाएगा। फिर उसमें जैसे लोकसभा में चल रहा है तो राज्यसभा चाहे तो उसे वापिस प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए बाध्य है। सदन चाहे तो उस पर वापिस चर्चा करा सकता है। इसके बाद जब इस सदन में भी राष्ट्रपति 2/3 बहुमत से भी पास हो जाता है, इस सदन में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है या पारित हो जाता है तो यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। उस समय राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। और जैसे देखिए किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है, यह फिक्स नहीं है कि या लोकसभा में लाए या राज्यसभा में लाए। महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए सबसे पहले 1/4 सदस्य मिलकर प्रस्ताव लाएंगे और प्रस्ताव पर चर्चा होने से पूर्व 14 दिन पूर्व
राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी और उस सदन में चर्चा होने से पहले राष्ट्रपति को अगले सदन 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो वह अगले सदन में चला जाएगा। तो अगले सदन में सबसे पहले जाने से पहले राष्ट्रपति को सफाई देने के लिए बुलाया जाता है। सदन चाहे तो उस पर वापिस भी चर्चा करा सकता है। इस सदन में भी 2/3 बहुमत से भी पास हो जाता है तो यह प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब देखना दोस्तों, इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते। एक पॉइंट और है, उसके बाद है देखिए ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में तो भाग लेते हैं, परंतु दोस्तों ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होता। चुनाव में भाग लेते हैं परंतु हटाने में नहीं। तो वह होंगे आपके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य की बात की जाएगी। निर्वाचित सदस्य ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु हटाने में नहीं, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते परंतु हटाने में लेते, वो कौन है। तो उसकी बात की जाए तो संसद के मनोनीत सदस्य। ठीक है दोस्तों, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लिया लेकिन हटाने में नहीं, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लिया परंतु हटाने में नहीं लिया। तो ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते परंतु हटाने में ले रहे, तो संसद के मनोनीत सदस्य जो कितने थे, 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अनुच्छेद अगले टॉपिक पर कार्यपालिका। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।